बिहार विधानमंडल दल के बजट सत्र का 8वां दिन आज सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर लगी मुहर। शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने समेत किसानों पर भी दिया गया ध्यान। 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर कल खुलेगा पिटारा। मतदान के बाद मतगणना पर सबकी निगाहें। डीटीवी भारत दिखाएगा महा कवरेज। भारत और चीन के बीच 11 मार्च को 15वें दौर की बैठक। एलएसी में विवादित इलाके पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं विनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बिहार विधानमंडल दल के सत्र का आज 8वां दिन है। विपक्ष की काफी आक्रामक मूड में रहने की उम्मीद जताई जा रही है और लगातार सरकार को घेरने की रणनीति पर विपक्ष काम भी कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है और अब तक शुरू से जब सत्र चल रहा है तब से लगातार इस पर हंगामे ही होते रहे हैं, चाहे रोजगार के मामले को लेकर हो या फिर शिक्षा से जुड़े तमाम मामलों को लेकर हो या अन्य किसी भी मामले को लेकर हो। लगातार विपक्ष हंगामे कर रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया है। तो लगातार बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में हंगामे देखने को मिलते रहे हैं। कई बार विपक्ष ने वॉकआउट किया है और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कई बातों को कहते हुए सरकार को घेरा है और साथ ही साथ महिला सुरक्षा हो या फिर बिहार में रोजगार का मामला हो, पलायन की बातें हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं। स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया है। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, आज सत्र का 8वां दिन है, हंगामे के भी पूरे आसार हैं। बिल्कुल अविनाश, विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन है और दावेदार भी रहेगा। बताते चले कि जो पहला आवर होगा वो तारंकिक शब्दों का होगा। 11 बजे से 2 बजे तक होगा। अल्पसूची जो सवाल है वो रखे जाएंगे। हालांकि 2 बजे के बाद कृषि विभाग का बजट पेश होगा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। और कई बार देखा गया है कि जब 8 दिनों से लगातार सदन चल रहा है तो नेता प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर है और ऐसे में जब आज कृषि बजट रखा जाएगा तो उस पर भी नेता प्रतिपक्ष इसी तरीके का प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल उत्कर्ष, एक सवाल ये उठ रहा है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं, लगातार वो डेटा दे रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं और इन आंकड़ों पर बातचीत उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिसकी जनता अपेक्षा कर रही है कि अगर इस तरीके से बातचीत हो, इन डेटा पे बातचीत हो, आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं उस पर बातचीत हो। लेकिन सरकार और जो मंत्री हैं वो लगातार बातें ये कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल अविनाश, देखिए लगातार नेता प्रतिपक्ष एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चाहे वो एसटीटी अभ्यर्थी को लेकर बातें हो, चाहे शिक्षा विभाग को लेकर बातें हो या फिर स्वास्थ्य विभाग को लेकर बातें हो, तमाम मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष सदन में सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है तो कई दौरे पर है। ऐसे में मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश दौरे पर। हालांकि जो है वो है तो संभवतः है कि तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब मंत्रीगण देंगे। बिल्कुल, तो सवालों के जवाब मिल सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए उत्कर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बातचीत कर ले रहे हैं नीतीश कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 14 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके राज्य में अवैध रूप से शराब का काला बाजारी जो है वो जोरों पर चल रहा है। वहीं होली के दौरान ऐसे शराब तस्करों द्वारा ज्यादा शराब को खपाने की संभावना है। ऐसे में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार ने होली के पूर्व बेहद अहम फैसला वो ले सकती है। और आपको बता दें कि अब जब अगली बैठक होने वाली है आज, तो इस बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर, कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। और बिहार विधान परिषद चुनाव का ऐलान होने के साथ ही सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी खेमे से दिलीप कुमार सिंह को नया सदस्य बनाया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिलीप कुमार सिंह
को सदस्यता दिलाई है और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ बुधवार को बैठक होने वाली है और इसके बाद जल्द ही एमएलसी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा से पहले चर्चा यह है कि औरंगाबाद सीट से दिलीप सिंह पार्टी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कौन विधान परिषद का चुनाव लड़ेगा यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जिनको भी उचित समझेगा उनको टिकट देगा और सभी से मेरी बात हुई है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के सभी नए और पुराने सदस्य पूरे तौर पर उनके पीछे। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी? आपकी सहयोगी पार्टी जदयू ने कर दी है, आप लोग कब तक? कल हमारी बैठक है राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ। भाजपा की अपनी एक प्रक्रिया है, कल हमारी बैठक हो जाती है। चुनावों में उम्मीदवारों की घोषणा करना भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व का काम होता है। मुझे विश्वास है कि कल हम सबों की एक विस्तृत बैठक है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व अपना घोषणा करेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा और एनटीपीसी परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों की मांग के अनुकूल फैसला शीघ्र किया जाए। सुशील मोदी ने मांग की है कि एनटीपीसी में एक छात्र एक रिजल्ट तथा ग्रुप डी में 2 के बजाय 1 परीक्षा लेने सहित अन्य सभी मांगों पर छात्रों के अनुकूल निर्णय लिया जाए। उन्होंने अपने पत्र में मांग करते हुए लिखा है कि इसके लिए रेलवे को एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परीक्षार्थियों हेतु मेडिकल स्टैंडर्ड भी वही रखा जाए जो 2019 में परीक्षा का विज्ञापन निकालते समय तय किया गया था। उन्होंने कहा कि रेलवे रिक्तियों की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक संख्या में परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना, ये भी मांग मान लेनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर दलित अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक शोषण मुक्ति मोर्चा के संयोजक शंभुनाथ दास ने 1 दिवसीय अनशन कार्यक्रम का ऐलान किया है। बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में ये अनशन करेंगे। उनकी मांग है कि नगर के आवास लाभुकों को शेष किस्त की रकम का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने की भी मांग की है। बता दें आपको कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गरीबों के आने की संभावना जताई जा रही है। 9 मार्च 2022 को नगर परिषद के कार्यालय पर बिहार दलित अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक शोषण मुक्ति मोर्चा मकामा 1 दिवसीय अनशन का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य मांग 22 सूत्री मांग है। और दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के अपर्णा कॉलोनी में भोजपुर शहर के तत्कालीन थानाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह के घर पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। अवैध रूप से बालू के खेल में संपत्ति बनाने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और पटना के 2 स्थानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार आनंद कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। और पटना में बीते दिनों टिम्बर कैंपस के 5 दुकानों में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि 4 दर्जन कांड के आरोपी के साथ 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई है। गिरफ्तार छोटू डोम पर पटना जिले के अलावा अन्य जिलों में 28 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कि 28 और 1 मार्च की रात्रि को टिम्बर कंपाउंड में 4 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कुछ लोगों के द्वारा घुसा गया था। आधी रात्रि में मध्य रात्रि के पश्चात वहां पर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे जो कि टिम्बर के साथ डील करते हैं, उनके जो गार्ड्स थे या फिर स्टाफ थे, उनको बंधक बनाते हुए
और चाकू के बल पे, चाकू और लोहे का जो रॉड होता है, छड़ होता है, उसे मारपीट करके उनको कब्जे में लिया गया था और लूटपाट किया गया था। और कुछ बंडल जो कॉयल हैं वो वहाँ से लूट के वहाँ पे ले गए थे। क्योंकि ये घटना पीर मोहानी में हुई थी, टिम्बर कंपाउंड में उमा सिनेमा हॉल के बगल में हुई थी और बिल्कुल ही व्यावसायिक केंद्र में हुई थी रात को। अगले दिन इसका फिर कंप्लेंट प्राप्त हुआ संबंधित प्रतिष्ठानों के द्वारा। और अगली खबर गया से है, जहां भाकपा माओवादियों के केंद्रीय कोर कमेटी का नक्सली मिथिलेश महतो को पुलिस ने गया जिले के आसम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसका खुलासा करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि पकड़ा गया नक्सली भाकपा माओवादी के केंद्रीय कोर कमेटी का सदस्य है और उसके ऊपर गया, औरंगाबाद और झारखंड के कई जिलों में मामले दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया है कि आज से 24 साल पहले मिथिलेश भाकपा माओवादी में शामिल हुआ था और उसके बाद से ही लगातार संगठन से जुड़ गया और अभी वर्तमान में केंद्रीय कोर कमेटी का सदस्य है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत विष्णुपुर खैरा गांव का रहने वाला है और वो इलाज कराने के लिए निकला था और इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी की गई है। रोड में के समीप घेराबंदी करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को, जो कि इनके हुलिये से मिलता था, उनको हिरासत में लिया गया। उनसे गहन पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताए गए नाम पते का जब सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये भाकपा माओवादी के केंद्रीय कोर कमेटी के सक्रिय सदस्य मिथिलेश महतो उर्फ मिथिलेश मेहता उर्फ रोहित उर्फ अभिषेक उर्फ भिखारी उर्फ गेहूदाजी हैं। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जिला गैंग के शातिर हत्यारे को गिरफ्तार किया है। अपराधी पर उत्तर बिहार के कई थानों में हत्या, लूट, अपहरण सहित दर्जनों मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी दिलीप यादव नेपाल सीमा से जिले में प्रवेश कर एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, जिसकी खबर मिलते हैं पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। में वाहन चेकिंग के दौरान जो बरामदगी हुई थी 2 हथियार और गोली, उसमें जो अपराधी है अनीश राणा, उसको रखा गया था सुरक्षित और पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में वो है उस पुलिस बल को चकमा देकर भागने में सफल हुआ। इसमें निसंदेह वहां पे थाना पुलिस कर्मियों से चूक हुई है। मुंगेर में विभिन्न ब्रांड के शराब के साथ पुलिस ने महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस हिरासत में महिला तस्कर फरार हो गई। आपको बता दें कि मामले में एसपी ने 2 महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है और इन महिला सिपाहियों की निगरानी में महिला को रखा गया था। पुलिस महिला की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मामला मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना का है, जहां बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। शराब के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया था, उसमें भी एक महिला थी। रात में थाना से फरार हो गई है। तो थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि जो प्राथमिकी दर्ज करते हुए और कार्रवाई करने के लिए, और जो दोषी पदाधिकारी, जो दोषी कर्मी हैं, उनकी रिपोर्ट देने के लिए बोले हैं। अगर उसको उनका रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हो जाए। और अगली खबर रोहतास जिले से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब पुलिस ने 5 मार्च से लगातार शख्स को सकुशल ढूंढ 7 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मामले में रोहतास एसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि दरीगांव थाना क्षेत्र से फिरौती को लेकर शमुना चौधरी को अपहरण किया गया था और आपको बता दें कि जिसके बाद टीम गठित की गई और विभिन्न जगहों पर 7 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ कई कारतूस और मोबाइल भी बरामद किया है। गांव ओपी अंतर्गत दिनांक 5/3/2022 को मुन्ना चौधरी पेशर स्वर्गीय मुंद्रिका चौधरी को, जो कि फजलगंज के रहने वाले हैं, सासाराम नगर थाना क्षेत्र के, उनको NH2 स्थित महरनिया प्लांट के पास से अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनका मार पीट करके अपहरण कर लिया गया था। अपराध कर्मियों के द्वारा इस मामले में उनसे फिर फिरौती की मांग की जाने लगी थी। इस संबंध में सासाराम नगर दरीगांव थाना कांड संख्या 183/22 दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
सीतामढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस ने महिला सशक्तिकरण सभा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एसपी हरकिशोर राय के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस बल में शामिल महिला कर्मियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। इसके अलावा जिले की महिलाएं जिन्होंने विशेष क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। आज 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के क्रम में यहाँ सीतामढ़ी पुलिस द्वारा एक महिला सशक्तिकरण सभा का हम लोग आयोजन महिला थाना में कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, अर्थात एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अपना वजूद भूलकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भूलकर हर किरदार निभाती है, यह वह देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात, कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं और सबकी नज़र अब मतगणना पर है। ऐसे में सभी राज्यों में चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस काफ़ी बुरी स्थिति में दिख रही है। हालांकि इन एग्जिट पोल को नकारते हुए कांग्रेस को अब भी जीत का भरोसा है, जिसको लेकर बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की जीत पक्की है। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी यूपी में सरकार नहीं बना सकता। चुनाव परिणाम आएंगे उसमें स्पष्ट है कि 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 5वां राज्य उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार बनेगी वो बिना कांग्रेस के नहीं बन सकती है, क्योंकि जनता का झुकाव, जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए रहा कि ये 7-8 सालों से जनता के मुद्दों पर
विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी रही और नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी लगातार करते रहे हैं। वहीं यूपी चुनाव में अब ईवीएम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वाराणसी के पहाड़िया मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के अलावा खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से ईवीएम यूपी कॉलेज जाते वक्त मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने रोककर जमकर बवाल काटा, जिसकी सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया है कि सभी ईवीएम का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सभी ईवीएम 10 मार्च को होने वाले मतगणना के लिए लगे कर्मियों को बुधवार को दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज लाई जा रही थी। वहीं राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश, क्या लगता है ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, हालांकि प्रशासन ने अपनी बातें स्पष्ट की हैं। बिल्कुल बता दें, जिस तरह भारत के साथ साथ कई जिलों में ईवीएम की मामले सामने आए कि ईवीएम जो है गाड़ियों में ले जाए जा रहे हैं, तो इस सभी बातों को की भूमिका इस समय उत्तर प्रदेश में निभा रहे हैं, उनकी पार्टी निभा रही है। तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि प्रशासन की मिली भगत से जो योगी सरकार जो है ये ईवीएम में छेड़खानियां करवा रही है, इधर उधर ले जाकर ईवीएम के साथ जो है ले जाकर कि कोई पार्टी, हमारी पार्टी जो जीत रही है वो जीतने न पाए, इसको लेकर ईवीएम कहीं न कहीं बदली जा रही है। तो बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सभी कद्दावर नेताओं से यहाँ तक कि उन्होंने जनता से अपील किया है कि इस बार का जो चुनाव है वो लोकतंत्र का चुनाव है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज सभी लोग, अगर जरूरत पड़े तो सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। और योगी सरकार ने जिस तरह से किसानों को लेकर, महंगाई को लेकर लोगों ने वोट दिया है, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने एक सरकार और चुनाव आयोग जिसको जो ईवीएम की सारी जिम्मेदारी चुनाव की थी, तो उसके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। जी बिल्कुल, तो एक तरफ चुनाव आयोग पर आरोप है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप लगाया गया है और इसको लेकर बीजेपी भी बौखलाई हुई है। बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोर्चा संभाला है और अखिलेश यादव को जमकर सुना दिया है। सुरेश जी अखिलेश यादव का जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के समक्ष जो है अपनी बातों को रखना, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी, यहाँ तक की आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय से जिला अधिकारी जो जिले में तैनात है, जो इस समय निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं जिले में, उनको फोन जा रहा है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा हो, ऐसा अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा हो वहां मतगणना को धीमा कर दिया जाए और रात तक इसको खींचा जाए। एक तरह से अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या जो अखिलेश यादव ने कहा है कि मतगणना को धीरे धीरे करके रात तक खींचा जाए, वो कंडीशन आती है, या चुनाव आयोग मशीनों के द्वारा मतगणना जो है जल्द से जल्द कराकर काम न होने पाए, उसके पहले ही सरकार को गठित हो जाए। जो भी सरकार मेजोरिटी में आ रही हो, वो चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी ये विषय है कि इसको किस तरीके से वो निपटेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे सुरेश ये होगा कि कल मतगणना होने वाली है, कैसी तैयारियां चल रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है और पार्टी के जो नेता हैं विपक्ष के, जैसे भाजपा के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, तो इन तमाम जो बड़े लीडरों ने अपने नेताओं को कहा दिया है कि जहां जहां जिले में, जिस जिले में जो है मतगणना होनी है, वहां आप लोग जो है दिन रात डटे रहिए जब तक मतगणना खत्म ना हो जाए, ईवीएम से जो है मत पूरा गिन न लिया जाए, तब तक आप लोग अपनी पूरी पैनी नजर बना के रखिए और कोई भी आदमी अंदर आता है जाता है तो उसकी जो है जरूर निगरानी करते रहे।
कहीं कोई ईवीएम में छेड़खानी न कर पाए, कहीं कोई अधिकारी जा रहा है तो। हालांकि सभी मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इस तरह से प्रशासन के ऊपर जो एक आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जो सरकार जो है इस चुनाव आयोग ने इस चुनाव को पूरी तरह से संपन्न करा 7 चरण में, अब वो कहीं कटघरे में ना खड़ा हो, इसको लेकर भी वो पूरी तरह बिल्कुल। तो अब बातें चुनाव आयोग के ऊपर ही हैं कि कैसे वो इन आरोपों को देखती है और इन आरोपों पर अपनी बातें क्या रखती हैं, ये अब देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए सुरेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में भारत और चीन एलएसी के बाकी बचे विवादित इलाकों को सुलझाने के लिए 15वें दौर की बैठक के लिए तैयार हो गए हैं। 11 मार्च को दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स पूर्वी लद्दाख के चुशूल में ये अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो विवादों को सुलझाने के लिए हाल में दोनों देशों ने जो बयान सामने आए हैं वे सकारात्मक और उत्साहजनक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 महीनों से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद चल रहा है और विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 14 दौरे की बैठक हो चुकी है। तो फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कल 5 राज्यों में हुए चुनाव की मतगणना होगी और डीटीवी भारत सुबह 7 बजे से ही उसकी महा कवरेज दिखाएगा। तो देखते रहिए डीटीवी भारत और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।